अपनी आज की क्लास सेक्शन 112 से कंटिन्यू करना है हमें आईपीसी की, तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं आप लोगों के साथ। Section 112. Abater when liable to cumulative punishment for act abated and for act done. यहाँ इस सेक्शन में ये बात बताई जा रही है कि दुष्प्रेरण कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय होगा। मतलब जस्ट हमने प्रीवियस सेक्शन पढ़ी थी 111 जिसमें डिफरेंट एक्ट की बात की गई थी कि एक्ट अबेटेड किया गया और डिफरेंट एक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो एक्ट अबेट किया गया है और वहां डिफरेंट एक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर सपोज कीजिए साथ में कुछ और एक्ट भी कर दिया है, तो फिर कब जो अबेटर है वो दोनों एक्ट के लिए लायबल होगा, है ना। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, अंदर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इफ द एक्ट फॉर विच the abater is liable under the last presiding section means 111 is committed in addition to the act abated and constituted a distinct offence, the abater is liable to punishment for each of the offences. यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक अंतिम पूर्वगामी धारा के अनुसार दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई विभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो 111 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट एक्ट कर दिया, मतलब अबेटमेंट किया गया था एक एक्ट का और व्यक्ति जो अबेटेड पर्सन है उसने कोई डिफरेंट एक्ट कर दिया, तो क्या लाइबिलिटी होती है। तो वहां 111 में तो हमने पढ़ लिया है कि लाइबिलिटी क्या होती है। वहां लाइबिलिटी ये होती है कि उस एक्ट के लिए जो एक्ट हो गया है उसके लिए लाइबल होता है पर्सन, अगर वो उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है तो। ठीक है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो जो एक्ट दूसरा उसने कमिट किया है वो एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, एक सुभिन्न अपराध है। तो यहाँ दोनों में अंतर क्या है कि 111 में उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है और 112 में वहां 111 तो इंक्लूडेड है ही, साथ में कोई डिस्टिंक्ट ऑफेंस भी अपने आप में वो क्या हो रहा है, बना रहा है। ठीक है ना। तो दिस सेक्शन virtually pushes to its logical consequence the rule enacted in section 111. It enlarges the liability of the abater who shall be liable for the offense abated as well as the offense committed, provided that the two offenses were distinct. यहाँ पे जो offense है वो distinct offense, एक अलग तरीके का विभिन्न अपराध जो है गठित किया गया है। इलस्ट्रेशन देखिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A instigates B to resist by force a distress made by a public servant. B in consequence resists that distress. In offering the resistance, B voluntarily causes grievous hurt to the officer executing the distress. As B has committed both the offenses of resisting the distress and the offense of voluntarily causing grievous hurt, B is liable to punishment for both these offenses. अब यहाँ पर क्या है, खा को एक लोक सेवक द्वारा किए गए करस्तम का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए का उकसाता है। खा परिणाम स्वरूप उस करस्तम का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध करने में खा करस्तम का निष्पादन करने वाले ऑफिसर को स्वेच्छा घूर उपहति कारित करता है। यहाँ पर ए ने बी को क्या है, इंस्टिगेट किया कि वो एक पब्लिक सर्वेंट को रोके, फोर्स का यूज करते हुए, बल का यूज करते हुए वो क्या करे, उसे रोके। और बी ने ऐसा किया भी, लेकिन जब बी ने फोर्स का यूज किया तो उसने साथ साथ वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट भी कॉज उस ऑफिसर को कर दिया, घोर उपहति भी उस ऑफिसर को साथ में कर दी।
खा में करस्तम का प्रतिरोध करने और स्वेच्छा भूरूपकी कार्य करने के दो अपराध थे। अब यहाँ पर ये जो अपराध है दोनों कैसे हो गए हैं, डिस्टिंक्ट ऑफेंस क्रिएट हो गए हैं, हुए लेकिन प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ही है। 111 इसमें इंक्लूडेड चलेगी साथ में, है ना। ये जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ही है, अगर आप किसी व्यक्ति को इंस्टिगेट कर रहे हो, उकसा रहे हैं कि बाय फोर्स तुम्हें जो है इस पर्सन को रोकना है, तो ऑब्वियस सी बात है बाय फोर्स वर्ड यूज है, बल द्वारा। तो व्यक्ति जब बल यूज करेगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो ग्रीवियस हर्ट में वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन वो ग्रीवियस हर्ट क्या हो गया, एक अलग अपराध गठित करता है ना। तो इसलिए खा दोनों अपराधों के लिए दंडनीय है। और यदि का यह संभाव्य जानता था, देखिए आ गया ये वर्ड, यदि वह संभाव्य जानता था कि उस करस्तम का प्रतिरोध करने में खा स्वेच्छा उपहति कार्य करेगा, तो का भी उनमें से हर एक अपराध के लिए दंडनीय होगा। इफ ए न्यू that B was likely voluntarily to cause grievous hurt in resisting the distress, A will be also be liable to punishment for each of the offenses. तो यहाँ पर 111 साथ में चलेगी, संभाव्यता का ज्ञान होना चाहिए, है ना। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, यदि ए को पता था कि जिस एक्ट को वो इंस्टिगेट कर रहा है उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ये है कि ग्रीवियस हर्ट भी कॉज हो सकता है, तो फिर अबेटर भी, ए भी लायबल हो जाएगा दोनों ऑफेंस के कमीशन के अबेटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये 111 के साथ 112 साथ में ही चलेगी। अब बात करते हैं आगे की सेक्शन की। इस सेक्शन में कोई डाउट है या क्लियर है? मैम सीआरपीसी में भी तो रहता है सुपन अपराधों के लिए उसका सुपन वो बनता है, वहाँ प्रोसीजर होगा ना, वहाँ प्रोसीजर। यस यस। इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम यहाँ 112 में क्लियर है सभी को? आगे बढ़े 113 देखते हैं। देखिए अब बात हो रही है डिफरेंट इफेक्ट की। लायबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट caused by the act abated different from that intended by the act. 111 में डिफरेंट एक्ट हो रहा था, 112 में डिफरेंट ऑफेंस ही हो गया कमिट, और यहाँ पे इफेक्ट डिफरेंट हो गया। मतलब हम करना कुछ चाहते थे और इफेक्ट दूसरा निकल आया, है ना। हम सपोज करिए किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करना चाहते थे लेकिन सामने वाला व्यक्ति मर गया, तो ग्रीवियस हर्ट और मर्डर में बहुत अंतर है। अगर कोई ग्रीवियस हर्ट का क्राइम करेगा तो उसकी अलग पनिशमेंट है, मर्डर करेगा तो उसकी अलग पनिशमेंट है। लेकिन यदि आपने इंस्टिगेट किया था ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए, लेकिन कॉन्सिक्वेंस में हुआ क्या, इफेक्ट दूसरा निकल आया, पता चला ग्रीवियस हर्ट इतना इंजूरियस था कि सामने वाले की डेथ हो गई, तब क्या होगा? तब आपको सेक्शन 13 प्रोविजन बताती है, when an act is abated with the intention on the part of the abater of causing a particular effect and an act for which the abater is liable in consequence of the abatement causes a different effect from that intended by the abater, then the abater is liable for the effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abated the act with the intention of causing that effect, provided he knew that the effect abated was likely to cause that effect. ये लाइन पे बहुत जोर देना है, provided that he knew the act abated was likely to cause the effect. ठीक है, इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन भी कर लीजिए, यहाँ पर मेरा अंडरलाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें डिफरेंस बताएगा 113 में क्या डिफरेंस है और 111 में क्या डिफरेंस है। इस लाइन से हमें डिफरेंस पता चलेगा। मैं अभी मैं आपको समझाती हूँ, एक बार हिंदी में और इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज देखेंगे। 113 की क्या लिखा गया है, जबकि कार्य का दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कार्य करने की आशय से किया जाता है और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है, वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आशायित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कार्य करता है, तब दुष्प्रेरक कार्य प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है
मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण, यहां से देखिएगा जो लाइन शुरू हो रही है, मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कार्य करने के आशय से किया हो। ठीक है, जैसे ये माना जाएगा कि जो इफेक्ट निकल कर आया है उस एक्ट के होने के कारण, तो ये समझा जाएगा कि दुष्प्रेरक ने वो ही इफेक्ट कॉज करने के लिए आपको उकसाया था जो एक्चुअली में निकल के आया है। परंतु यह तब जबकि वह यह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव कारित होना संभाव्य है। क्या है? अगर वो जानता था कि पूरी पूरी संभाव्यता है कि जिस कार्य का वो इंस्टिगेशन कर रहा है, जिस कार्य का वो दुष्प्रेरण कर रहा है, उस कार्य का प्रभाव ये ही होगा, अगर वह संभाव्य जानता था तो ये माना जाएगा कि जो इफेक्ट निकल कर आया उस इफेक्ट के लिए ही वो पर्सन अबेटर जो है लाइबल है। इलस्ट्रेशन देखिए, ए इंस्टिगेट्स बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड। यहाँ पर ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि जेड को ग्रीवियस हर्ट कॉज करे। बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कॉजेस ग्रीवियस हर्ट टू जेड, और इस कॉन्सिक्वेंस में बी ने जो है जेड को घोरपति कार्य कर दी। जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस। अब लेकिन हुआ ये कि उस घोरपति के कारण जेड की मृत्यु हो गई, जेड जो है मर गया। हियर इफ ए न्यू दैट ए न्यू Here, if A knew that the grievous hurt abated was likely to cause death, A is liable to be punished with the punishment provided for murder. तो यदि का यह जानता था, क्या जानता था? कि दुष्प्रेरित घोर उपहति से मृत्यु कारक होना संभाव्य है, तो का हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। तो सेक्शन 111 जब हमने पढ़ा था तो सेक्शन 111 में जो वर्ड आया था वो आया था प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, और यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है लाइकली टू कॉज इफेक्ट, संभाव्यता। वहां था प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, स्वाभाविक अधिसंभाव, हाँ अधिसंभाव्यता, स्वाभाविक परिणाम उसका आशय था। ठीक है, तो वहां पर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है मतलब स्वाभाविक परिणाम है, और यहाँ पर संभाव्यता है, मतलब वहां पर पूरा पूरा सामने वाले को ये कॉन्सिक्वेंस का समझ में आ रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर हम इस पर्टिकुलर अपराध का हम इंस्टिगेशन कर रहे हैं तो इसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर नॉलेज और संभाव्यता की बात हो रही है कि एक तो सामने वाले अबेटर को नॉलेज होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ अगर मैं इस चीज का अबेटमेंट कर रहा हूँ तो ये भी हो सकता है एक्ट, और संभाव्यता भी होनी चाहिए कि ऐसा पूरी पूरी संभावना है कि ये एक्ट कॉज होगा। तो जो टर्मोलॉजी हमने सेक्शन 111 में यूज की थी वो टर्मोलॉजी क्या थी? वो टर्मोलॉजी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। लेकिन जो टर्मोलॉजी हमें 113 में मिलती है वो है नॉलेज ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द इफेक्ट। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है अबेटर की वो किस बिहाफ में नापी जाती है? नॉलेज ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द इफेक्ट, कि क्या इफेक्ट हो सकता है उसकी संभाव्यता का ज्ञान होना। ठीक है, यहाँ पर अबेटर को जो जिस चीज का वो इंस्टिगेशन, जिस चीज का वो दुष्प्रेरण कर रहा है उस दुष्प्रेरण से और क्या इफेक्ट हो सकता है उसका अगर ज्ञान है तो जो इफेक्ट कॉज हुआ है जिसका इंटेंशन कॉज करना नहीं था उसका, उसके लिए भी वो लायबल होगा। क्लियर है? तो 113 में सिंपल कहा है कि यदि कोई एक पर्सन किसी ऑफेंस का अबेटमेंट करता है लेकिन कोई डिफरेंट इफेक्ट कॉज हो जाता है, वो चाहता है घोरपति करना, हो जाता है मर्डर, लेकिन यदि वो जानता था कि इसका लाइवलीहुड ये है, उसको अगर नॉलेज था कि पूरी पूरी संभावना है कि ऐसी घोरपति वो जिस प्रकार से वो करवा रहा है उससे मृत्यु भी कायद हो सकती है, तो फिर जो इफेक्ट कॉज हुआ है यानी कि मर्डर कॉज हुआ है तो फिर वो मर्डर के लिए ही लायबल होगा, मर्डर के अबेटमेंट के लिए लायबल होगा, ना कि घोरपति के अबेटमेंट के लिए लायबल होगा। क्लियर है 113? कोई डाउट? सभी को? आगे बढ़े? जी मैम।
देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 114, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा सेक्शन, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना। अब यहाँ बात हो रही है, अभी हमने 109 में जब हमने पढ़ा था, तो 109 में हमने पढ़ा था कि जब 109 में और भी जो हम अभी तक सेक्शन पढ़ते आ रहे हैं, वहां पर क्या है कि जो पर्सन अबेटमेंट कर रहा है किसी अपराध को करने का, तो अपराध को करने का जब वो अबेटमेंट कर रहा है और जिस समय अपराध हो रहा है उस समय अबेटर अपराध की जगह पे उपस्थित नहीं होता है। अभी तक हम वो सेक्शन पढ़ते आ रहे थे, लेकिन 114 में बताया गया है कि जो अबेटर है जिसने किसी अपराध का अबेटमेंट किया है, अगर वो अपराध जिस समय किया जा रहा है उस समय वो उस अपराध की जगह उपस्थित है, तो उसकी क्या लाइबिलिटी है। और एक्चुअली में यहाँ पर कोई पनिशमेंट नहीं है 114 में, पनिशमेंट क्या है सेक्शन 114 में, whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abater is present when the act or offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offense। जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया। अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 114 में सीधा सिंपल सा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो पर्सन अबेटर जो है जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि वो क्राइम सीन पर उपस्थित होता है ना, जहां पर क्राइम कमिट किया जा रहा है जिस समय, उस समय यदि वो खुद वहां पे उपस्थित है, वहां प्रेजेंट है, तो ये समझा जाता है कि वो क्राइम जो है प्रिंसिपल ऑफेंडर जो है वो खुद है अबेटर, ना कि अबेटेड पर्सन। मतलब अबेटेड पर्सन को तो पनिशमेंट मिलेगी, जो एक्ट उसने कमिट किया, लेकिन इसको भी प्रिंसिपल ऑफेंडर की तरफ ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? इसमें बस इतना ही है, और यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है किसमें, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा हेडिंग से क्वेश्चन आता है कि यदि अबेटर क्राइम सीन पर प्रेजेंट है, जहां जिस जगह क्राइम हो रहा है, जिस अपराध का अबेटमेंट उसने किया है, और अपराध के समय अबेटर खुद वहां उपस्थित है, तो वह कैसा समझा जाएगा, तो कैसा समझा जाएगा कि वो एक्ट उसने खुद किया है, या कभी कभी ऑप्शन में आता है प्रिंसिपल ऑफेंडर समझा जाएगा, है ना, कि उसने ही वह अपराध किया है।